हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 8 की। ठीक है, तो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया होगा। आइए अब आगे बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग शीट की वजह से। हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैर वायर की वजह से देखा था कि किसी आर डिस्टेंस पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी तरह से अगर हमें कोई सीट दिया हुआ हो, सीट जैसे मतलब 2D स्ट्रक्चर का कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि आपका ये एक प्लेन पेपर हो सकता है इस तरह से, और ये इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है इस तरह से, ऐसे करके सीट जो है ये ऐसे आप समझ सकते हो। और ये जो है लेंथ वाइज इस तरह से करंट जा रहा है ना, इनफाइनाइट लेंथ का है। और यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे करके कि ये इनफाइनाइट लेंथ का आप इसको मानिएगा, और करंट जो है इस पर इधर से उधर जा रहा है ना, इस तरह से। तो इसी चीज को फिगर में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके दिखाया गया है, और ये लेंथ जो है इसकी इनफाइनाइट मानी गई है, और करंट इधर से इधर ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस जो है ये वन साइड से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो वहां पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो एक बार फिर से समझ लो ये किस तरह से है। जैसे कि अगर ये होता ऐसे करके हम लोग सीट ले रहे हैं, इधर से इधर करंट जा रहा है, तो इसी के प्लेन में यहाँ पर कुछ दूरी पर आर डिस्टेंस, इतनी दूरी जो है ये आर हो गई, और ये आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी हो गया, और उसी पी पर तो ये सामने से ऐसे रखा, और ये इस तरह से इसी प्लेन में ये पे पी पॉइंट लाई करेगा, और उस पी पर आप निकालोगे कि कितना भी है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और करंट जो है इधर से उधर जा रहा है। अगर ऐसे रखते हैं हम सीट को, तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से करंट को दौड़ा दिया, और ये इसी प्लेन में ऐसे करके यहाँ आर डिस्टेंस पर यहाँ पर निकाला जा रहा है। क्लियर ये बात। तो ये चीज, अब इसी चीज को हम फिगर के माध्यम से ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि करंट जो ऐसे करके जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाएगा ना कि इनटू द प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन में दिखा रहे थे, इनटू द बोर्ड जा रहा है इस तरह से। तो ये जो ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ यहाँ सब जगह क्या होगा, क्रॉस के तरह का नेचर आ जाएगा इस तरह से। तो वही हम लोग लगातार क्रॉस को दिखा रहे हैं इस तरह से। तो और इसके सामने वो पी पॉइंट था, तो वही पी पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये दोनों फिगर जो है ना वो एक सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग सीट, उस पर स्टडी करनी है। तो हम लोग यहाँ से आर डिस्टेंस लिए, सीट की जो अपनी विड्थ है वो डी है, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखाया जा रहा है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई करंट जो है वो थ्रू आउट द सीट है, पूरा का पूरा सीट से आई करंट जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, जो एक स्ट्रेट वायर का काम करेगा, थिन स्ट्रेट वायर का। तो यहाँ पर x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का हम लोगों ने इस तरह से पैरेलल, मतलब सीट के ही पैरेलल लेंथ के अलोंग ये वाला सेक्शन कट कर लिया। ठीक है, इसकी थिकनेस हो गई dx, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो di करंट हो गया, क्योंकि I करंट जो है वो पूरे के पूरे सीट से होकर के मिला के फ्लो कर रहा है। और अभी इस सेक्शन से जो फ्लो होगा वो हो गया डी आई, एलिमेंट्री करंट। तो पहले तो इस डी आई का कैलकुलेशन क्या होगा, तो चूंकि पूरे के पूरे डी डी विथ से, डी चौड़ाई से आई करंट फ्लो हो रहा था, तो अब डी एक्स से कितना होगा, तो डी से आई फ्लो हो रहा था, 1 यूनिट से आई बाई डी फ्लो होगा, डी एक्स लेंथ है अगर इसका थिकनेस है, तो वहां से आई बाई डी इंटू डी एक्स, तो इसी को डी आई बोलेंगे, मतलब डी आई बराबर आई अपॉन डी इंटू डी एक्स। ओके, तो आई ओवर डी इंटू डी एक्स इस तरह से डी आई में गया। अब ये जो एलिमेंट्री सेक्शन है ये एक सिंपल सा थिन स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा, और थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस x पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम जानते हैं कि क्या होगा, तो उसको हम डी बी पी से लिख रहे हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2, और उसके बाद उसमें फ्लो होने वाला करंट जो, तो यहाँ पर इस केस में क्या है, डी आई है, तो डी आई है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस x है तो x रख दिया, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 डी आई बाई एक्स हो गया। ये डी बी पी का वैल्यू यहाँ पर का एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अब लिख दिया। आप सिंपल इस डी आई की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, वो हो जाएगा आई बाई डी इंटू डी एक्स, और पहले से x नीचे में था। और अब आपको अगर पूरे के पूरे सीट के लिए चाहिए तो क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर देना है इस डीबीपी का इंटीग्रेशन, जो बीपी बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई डी, और ये डी एक्स बाई एक्स हो गया, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई डी, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dx बाई एक्स रह गया। और लिमिट की बात करेंगे तो देखो सीट जो है वो किस लेंथ से शुरू हो रहा है, r से शुरू हो रहा है, किस लेंथ पे खत्म हो रहा है, तो r प्लस डी पे खत्म हो रहा है। यहाँ p से मेजर करेंगे सीट कहाँ से शुरू, इस x की वैल्यू कहाँ से शुरू, जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो r डिस्टेंस के बाद ही शुरू होगी, खत्म कहाँ होगी,
तो आर प्लस डी पे खत्म हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो आर प्लस, तो आर से आर प्लस डी हो गया एक्स की लिमिट, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और बाकी चीज़ें देख सकते हैं, और फिर जब लिमिट रखोगे तो ये बन गया आर प्लस डी बाय आर, ठीक है। क्योंकि ln आर प्लस डी फिर माइनस ln आर आ जाएगा, और फिर ln ए माइनस ln बी ln ए बाई बी वाले फॉर्मूले पे कन्वर्ट हो गया इसमें। तो ये सब आप जानते हैं, आई होप सो। अप्लाइड मैथ में सारा चीज़ बताया हुआ है, भूल गए हो तो एक बार जाके वीडियो देख लेना है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज़ वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2πd, और फिर ln आर प्लस डी बाई आर। तो जब इस तरह से आपका इसी प्लेन में जो ये यहाँ पर पॉइंट P है, तो उसके लिए r डिस्टेंस पर 1 इंच से आपकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे सकती है ना। और यही चीज़ हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज कैलकुलेशन फॉर एक्सियल पोजीशन, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्लेन है उसी प्लेन में आप यहाँ पे निकाल रहे हो। तो ये हो गया आपका केस 1। इसी तरह से अब एक केस 2 होगा। केस 2 में क्या होगा कि हम लोग, जैसे कि ये प्लेन शीट था, तो मान लीजिए ये ऐसे था, तो आपने इसके प्लेन में जो है वो यहाँ इस पॉइंट पे तो निकाल लिया, आर डिस्टेंस पर क्या होगा निकाल लिया। अब हम यही कहेंगे कि इसी प्लेन के नज़दीक ऊपर कोई पॉइंट हो, है ना, तो उस पर बताइए, नज़दीक ऊपर कोई पॉइंट हो तो उस पर क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए बात करेंगे। मतलब कि अब ये पी पॉइंट जो है इधर कहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे, तो उसके लिए कैसे काम होगा, तो वहाँ पर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो हेल्प करेगा। और वो किस तरह से, तो फिर आइए उसको देखते हैं, समझते हैं। तो आइए बच्चों, केस 2 में हम लोग देखते हैं। केस 2 में ऑन एनी पॉइंट नियर द प्लानर शीट परपेंडिकुलर टू इट, तो ये प्लानर शीट हो गया, और इसके नज़दीक में मान लो आर डिस्टेंस पर आप कहीं पर यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर गौर करने की बात क्या होगी, सो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग एक एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पे कट करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रॉस है तो आप क्लॉकवाइज जैसे घुमाते हुए जाएंगे यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड का था तो हमने इसको डीबीएल लिखा। उसी तरह से इसका जो बिल्कुल सिमिलर पार्ट है इधर रख लिया, और इसकी वजह से भी जो जाएगा यहाँ पर, तो आप क्रॉस है तो क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ जाइए और इस लाइन के परपेंडिकुलर खींच दीजिए, खींच दिया। तो ये राइट पार्ट है तो डीबीआर लिख दिया। इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे आएगा। बाकी वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि जो डीबी हो गया, ये वाला इसी सीट के इस तरह से ऐसे करके पैरेलल हो गया एक तरह से। अगर ये लाइन देखोगे इधर से उधर, तो फिर उसके पैरेलल हो गया। ऐसे ही नीचे में भी आ जाएगा। जब आप यहाँ पे निकालना चाहेंगे, इधर से भी लेंगे तो क्रॉस करके आएंगे तो इधर जाएगा, और इधर से भी लेंगे तो इधर से भी क्रॉस करके आएंगे तो इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। तो दोनों का फिर रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। कहने का मतलब इस जगह पर इधर आ जाएगा और ऊपर में उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान के चलिए कि ये सीट हो गया इस तरह से ऐसे, और करंट जो है इधर से उधर जा रहा है, और आप ठीक ऊपर में निकालना चाह रहे हैं ना। तो अगर हम लोग, हमारा ये क्रॉस वाला है, तो फिर क्रॉस वाले के हिसाब से ये एकदम इसके पैरेलल उस तरफ चला जाएगा। तो इससे समझ लीजिए यहाँ पे ठीक ऊपर में निकालना है तो उस तरफ चला जाएगा, और नीचे निकालना है तो इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझाई गई यहाँ पे। अब वही अगर यहाँ पे डॉट 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 होता, मतलब करंट अगर इस तरफ आ रहा होता ऐसे आपकी तरफ, तब क्या हो जाता, चीजें उलट जाती। डॉट में ऐसे करके घुमाना है तो यहाँ पे आएंगे तो ऐसे आ जाएगा ऊपर में, और नीचे जाएंगे तो उधर हो जाएगा। क्रॉस है तो क्रॉस में ऐसे घुमाइए तो उधर हो जाएगा, नीचे में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बताया गया। अब रहा सवाल मैग्नीट्यूड का, कि मैग्नीट्यूड कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ आपको ऐसे केस में बहुत अच्छा हेल्प करता है। आपको करना क्या है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसको क्लोज करते हुए आपको एक लूप तैयार कर लेना है, एक सिमेट्रिकल लूप। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से एक स्क्वायर लूप तैयार कर लिया, ठीक है। एल लेंथ का मान लो ले लिया उसका साइड लेंथ, नो प्रॉब्लम। अब ये लूप के अलोंग हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लिखेंगे। तो बीपी डॉट डी एल, और ए से बी, उसी तरह बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो क्या होगा यहाँ पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं लूप के अलावा ऐसे, ठीक। अब ये इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू इसके अंदर का जितना भी करंट आएगा वो आई आपको यहाँ पे लिखना है, आई इनक्लोज। अब इसमें खास बात क्या होगी कि बीपी और डीएल जो होगा ये परपेंडिकुलर है दो पाथ के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि नीचे वाले सेक्शन में बीपी का डायरेक्शन इधर आ गया, ऊपर वाले में उधर चला गया। तो जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो डी से ए तक, तो जो डीएल का है डायरेक्शन वो इस तरह से आ गया, और इधर बीसी का डायरेक्शन ऐसे नीचे आ गया, मतलब वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया। नीचे में इस तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इधर इस तरफ है ना। तो इस वाले के लिए और इस वाले के लिए तो परपेंडिकुलर ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे आएगा। तो 90 डिग्री दिख रहा है हमको, तो 90 डिग्री आ रहा है। तो दोनों बीसी और डीए पाथ के लिए
BC और DA पाथ के लिए 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो दो का अगर डॉट प्रोडक्ट 90, अगर आप 90 पर है दोनों वेक्टर और उसके डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए BP.dl आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बात हो जाएगी। तो इसमें एक चीज और कर दो आप, यहाँ वेक्टर का साइन बना दो आप, तो डॉट प्रोडक्ट ज्यादा बढ़िया दिखाने में रहेगा, ठीक। वेक्टर का साइन बन गया और वेक्टर है, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट हो गए इनके 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। A.B इज 0 इफ A इज परपेंडिकुलर टू B। तो वही हिसाब किताब यहाँ पे दोनों के लिए बन रहा है। बाकी दो पाथ जो बन गए वहां पे देखो तो पैरेलल आ गए। A से B पाथ के लिए अगर देखोगे तो जो भी आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और AB का डायरेक्शन है, मतलब DL का डायरेक्शन है AB के अलोंग, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। उसी तरह से यहाँ पे CD के लिए भी हो रहा है, दोनों के लिए पैरेलल हो गए। तो इसलिए आपका A से B और D से A इन दोनों में पैरेलल हो जाएगा। BP चूंकि जो भी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी वही वैल्यू यहाँ भी होगी, एक जैसी होगी, सो BP बाहर आ गया। और उसके बाद आप DL का इंटीग्रेशन L रख देंगे, चूंकि लेंथ जो है ये हमने L मान लिया है, तो BP इंटू L मतलब 2BPL आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए करंट इंक्लोज क्या लिखे, मतलब यहाँ पर जो ये I है ये इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ रहेगा J, ठीक है। J क्या होगा, J इज द लीनियर करंट डेंसिटी। लीनियर करंट डेंसिटी का मतलब हुआ कि यूनिट लेंथ में आपका कितना करंट चल रहा है, यूनिट लेंथ में कितना करंट चल रहा है। तो J को हम और क्या समझ सकते हैं, टोटल करंट बाय टोटल लेंथ, या फिर एलिमेंट्री करंट बाय एलिमेंट्री लेंथ, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे। अगर टोटल करंट दिया हुआ है तो टोटल लेंथ जरूर इसका देना चाहिए, या एक तरह से विड्थ जो भी कहिए, विड्थ कह लीजिए, चौड़ाई क्या है कि किस चौड़ाई के अलोंग आपका करंट चल रहा है। तो वो हो गया कैपिटल L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने ले ली है, टोटल विड्थ ऑफ द सीट, और I हो गया इसके थ्रू पास होने वाला टोटल करंट। तो आपका J बनेगा I/L। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट J दे दिया और उसको आपको बोलेगा लीनियर करंट डेंसिटी, तो समझ जाइएगा वो J दिया हुआ है लीनियर करंट डेंसिटी, तो एम्पियर पर मीटर उसका यूनिट हुआ, तो I/L हुआ। J के टर्म में दे दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज और लिख देते हैं, J इक्वल टू टोटल करंट बाय टोटल लेंथ, मतलब करंट पर यूनिट लेंथ। तो उसके टर्म में अगर दिया हुआ है तो I इंक्लोज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, J इंटू L, मतलब यूनिट लेंथ के लिए J था तो L लेंथ के लिए कितना आएगा, तो L से गुना कर दो। यूनिट लेंथ के लिए J था तो L लेंथ के लिए कितना आएगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो J इंटू L। तो J इंटू L हो गया I इंक्लोज। तो वेयर J इज लीनियर करंट डेंसिटी, I/L या DI/dl लिख दिया है। सो फाइनली अब आप लिख सकते हैं कि ये वाली लेफ्ट साइड की वैल्यू सॉल्व हो गई, 2BPL आई थी वो रख दीजिए, राइट साइड म्यू नॉट इंटू I के जगह आपका J इंटू L आ गया, ठीक है। और बस अब यहीं से आपका BP सॉल्व हो गया, दिस इज म्यू नॉट J, L देखिए कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट J/2 आपका बचेगा। तो यहाँ से L और L को हटा दीजिए और म्यू नॉट J/2 आपका ये बच गया। और J को अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, I/L दिया हुआ, I और L के बारे में चर्चा किया, तो J बिकम्स I/L, सो म्यू नॉट I/2L ऐसे भी दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी जगह पर पूछा हुआ है, सो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें एक चीज बस गौर करने वाली बात है कि जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड है वो देखिए R से इंडिपेंडेंट है, देख रहे हैं। अगर आप नजदीक की बात करते हैं, नजदीक में कोई डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो क्या है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस डिस्टेंस R से इंडिपेंडेंट है। तो आपको इस R की जरूरत क्वेश्चन में नहीं रहेगी, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा म्यू नॉट J/2 या म्यू नॉट I/2L, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक लाइन आप जोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ठीक है। R से आपका इंडिपेंडेंट होता है, ओके। ये बहुत ही अच्छी वहां पे जानकारी आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अब बच्चों हम लोग इससे पहले जो था कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे इन वेरियस कंडीशंस, अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स करेंगे इन वेरियस कंडीशंस। तो सबसे पहला जो कंडीशन है उसमें ये हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन करना है ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। कोई पार्टिकल होगा जिस पर कुछ चार्ज होगा और वो जो है ना वो एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा है, वहां से पास कर रहा है, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, when a charged particle having charge q moves with velocity v enters a magnetic field B, जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज हो q अमाउंट का और वेलोसिटी है उसके पास कुछ, उसको v से हम लोग दिखा रहे हैं, और वो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर किसी रीजन में दिया हुआ है कैपिटल B के रूप में, तो वहां से अगर वो गुजर रहा है
तो ये एक्सपीरियंस करेगा एक मैग्नेटिक फोर्स को जिसको Fm से डिनोट कर रहे हैं, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, Fm इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है कि Fm इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर नीट के लिए भी है और आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर, वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में आपको यही इक्वेशन वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझ लो कि ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है आपको ये फॉर्मूला मिला। तो आपके सिलेबस में उन एक्सपेरिमेंट्स के डिटेल्स को नहीं जानना है, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही लर्न करना है, ठीक है। तो Fm इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो Fm की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, Q इंटू वी बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा जिस तरह से होता है, तो उसी तरह से बी क्रॉस बी वी बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना है। अब चूंकि यहाँ पे साइन थीटा इन्वॉल्व है, तो हो सकता है साइन थीटा की वैल्यू कभी जीरो हो जाए, है ना, तो उसकी वजह से Fm जीरो हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि 4 रीजंस इजीली पॉसिबल है जिसकी वजह से जो है कोई भी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ना करे। तो उनमें से क्या क्या सब रीजंस हो सकते हैं, सो देखो इसी को लिखा गया है, Fm इज जीरो व्हेन, हो सकता है वहां पर बी जीरो हो, मतलब जिस इलाके से कोई चार्ज पार्टिकल गुजर रहा है उस इलाके में कोई एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फील्ड होगा ही नहीं तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सो बी इक्वल टू जीरो, दैट इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो Fm इज जीरो। चार्ज इज जीरो, हो सकता है वो पार्टिकल के ऊपर चार्ज ना हो, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल हो और फील्ड प्रेजेंट है और वेलोसिटी के साथ गुजर रहा है लेकिन कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। हो सकता है पार्टिकल रेस्ट में हो, चार्ज पार्टिकल है लेकिन वो रेस्ट में है, तो फिर वहां भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। और हो सकता है थीटा जीरो हो या 180 हो, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज तो है लेकिन वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल गुजर रहा है, मतलब जिससे थीटा की वैल्यू जीरो या 180 हो जा रही है, तो साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, साइन 180 भी जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो इसी से आप देख सकते हैं Q इज कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, तो अगर थीटा के साथ देखें, डायरेक्शन के साथ देखें, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब थीटा 90 डिग्री होगा तभी मैक्सिमम आएगा। सो हम लोग लिखते हैं Fm इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये साइन 91 हो गया, मतलब Q इंटू वी इंटू वी, क्यू वी वी, है ना, ऐसे करके याद रखेंगे। दैट इज V इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब मूवमेंट जो होना चाहिए वो चार्ज पार्टिकल का कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो ये सारे इक्वेशंस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे लैब में एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। तो ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन की बात करेंगे, Fm के डायरेक्शन की बात तो बहुत आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जैसे निकालते हैं V क्रॉस B, तो V से B की तरफ आप एक स्क्रू को घुमाएंगे और जो एडवांसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वही हो जाएगा Fm का डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप एक तो स्क्रू रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा तरीका हो जाता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। तो बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को जरा एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां पर ये काम करेंगे, लिखते हैं उसको आगे। तो यहाँ पर ये बात बच्चों एक बार फिर से रिकैप कर लें कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आता है तो क्या होता है, उसके सराउंडिंग में भी अपना एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ना, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आता है। जैसे हमने पढ़ा कि करंट जो है, तो करंट अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है, तो करंट क्या हो गया, एक तरह से चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो गया। तो अब यहाँ इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल भी अगर मूव करता है तो उसके भी सराउंडिंग में जो होगा मौजूद क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और अगर वो पहले से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजर रहा है तो इन्हीं दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में आपस में इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से जो होता है फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है। उसी फोर्स का जो हम लोग इक्वेशन के रूप में उसका जो वैल्यू लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी लिखते हैं। डायरेक्शन के लिए स्क्रू रूल का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रू को परपेंडिकुलर टू भी एंड परपेंडिकुलर टू बी रखेंगे, है ना, भी के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और उसके बाद स्क्रू भी से बी की तरफ घुमाया जाएगा, जिधर भी एडवांसमेंट होगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ द Fm। तो आइए उसको डिटेल में लिख लेते हैं थोड़ा। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि चार्ज पार्टिकल जब आपका किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू गुजरता है तो जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन, तो उसके लिए आप लिख लेंगे इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन एफ एम, ये जो हो गया मैग्नेटिक फोर्स, एक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, क्योंकि एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो चार्ज अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर जो भी डायरेक्शन वी क्रॉस बी आपका होगा वही डायरेक्शन एफ एम का हो जाएगा। तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन का मतलब, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, स्क्रू इज केप्ट परपेंडिकुलर टू बी एंड बी, किधर भी बी हो गया किधर भी बी हो गया, है ना। मान के चलिए कि बी जो है आपका, जैसे कि भी हो गया किसी भी तरफ भी, किसी डायरेक्शन में भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका मान लीजिए किसी डायरेक्शन में ऐसे करके हो गया, अब भी हो गया बी हो गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपको स्क्रू रखना है, तो परपेंडिकुलर ऐसे करके हम रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाना है। देखिए स्क्रू इज केप्ट परपेंडिकुलर टू भी एंड बी, देन द स्क्रू इज रोटेटेड फ्रॉम भी टू बी, तो इधर भी हो गया इधर बी हो गया, भी बी, अब इसके परपेंडिकुलर स्क्रू को रखा, अब भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाइए, घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, किधर एडवांसमेंट होगा, ऐसे करके जा रहा है तो क्लॉकवाइज नीचे की तरफ हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा ऐसे डाउनवर्ड नीचे, ठीक है। इस तरह से भी क्रॉस बी, स्क्रू घूमेगा परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर कहने का मतलब भी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऐसे या तो ऐसे, तो कौन सा करेक्ट होगा वो पता चलेगा भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाने से। स्क्रू को घुमाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्रू को घुमाएंगे एडवांसमेंट नीचे की तरफ, इसका मतलब एफएम का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो एक बार फिर से समझिए, भी मान लीजिए इधर हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर हो गया, है ना, भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाना होगा तो इसके परपेंडिकुलर, या तो इधर होगा ऐसे हो जाए या इधर हो जाएगा ऐसे हो जाए, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे, तो दोनों में कौन सा, तो भी क्रॉस बी, तो भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाइए, एडवांसमेंट उधर जा रहा है मतलब इस तरफ, तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, चार्ज अगर निगेटिव होता तो इसका उल्टा हो जाता, ठीक है, बी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वो अंडरस्टूड है इसलिए हमने लिखा नहीं। तो वही बात है, अच्छे से समझ लीजिए, if the charge is positive then Fm acts along the direction of V cross B, that is a screw is kept perpendicular to B and V, then the screw is rotated from B to B, by doing so the advancement of the screw gives the direction of magnetic force, ठीक है। और यहाँ इसको देखो एग्जाम में बच्चों कभी कभी आपसे बोल देता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझाएं बताएं, तो वो भी यहाँ पर काम आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा याद रखिएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फोर फिंगर कौन सा होगा, ये वाला, देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से एक फिगर बनाने की कोशिश की है, ऐसा 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 है, ठीक है। तो फोर फिंगर हो गया आपका ये वाला फिंगर, फोर फिंगर हो गया ये वाला। द सेंट्रल फिंगर ये वाला, ठीक है, ये बीच वाला। एंड द थंब हो गया ये, ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो, इस तरह से ऐसे तीनों देख सकते हैं कि ये और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे करके स्ट्रेच कर लेना, in such a way that they are mutually perpendicular to each other if the central finger shows the direction of velocity of positive charge, मतलब v वेक्टर। तो अगर सेंट्रल फिंगर हो गया आपका, ये v वेक्टर हो गया, मतलब ये देख सकते हैं ये आपकी तरफ आ रहा है ये वाला, तो चार्ज का जो मोशन है वो इस तरफ है ना, पॉजिटिव चार्ज है, अंडरस्टूड है, नहीं कुछ कहा तो पॉजिटिव लेके चलना है। तो if the central finger shows the direction of velocity of positive charge v and four finger shows the direction of magnetic field b, और फोर फिंगर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इस ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ, और जो भी हो गया वो इस तरफ। तो भी अगर हो गया आपका भी माने वेलोसिटी इस तरफ, और अगर चार्ज पार्टिकल का ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर उस तरफ हो गया, तो फोर्स अंगूठा थंब जो होगा वो फोर्स को बताएगा। And four fingers shows the direction of magnetic field B, then the thumb will give the direction of magnetic force Fm। आप देख सकते हैं इस तरह से फिगर बनाया हुआ है, this Fm shows the direction of magnetic force, B is the direction of external magnetic field and V is the velocity of charge particle। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, यही चीज को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये हो जाएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने कहा था कि भी इस तरफ, तो चलिए भी हम लोग जो है जैसे ये ले लिए, इस तरफ ले लिए, इस तरफ भी है तो भी ले लिया, ठीक, ऐसा। बी मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए उस तरफ, तो ऐसे हो गया, यही कहा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया उस तरफ,
और ये चार्ज पार्टिकल का मोशन इस तरफ, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो यही ना हुआ, ऐसे करके रखेंगे। अब या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो भी क्रॉस बी स्क्रू को घुमाइए, तो भी से बी की तरफ, तो भी से बी की तरफ ऐसे घुमाएंगे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एडवांसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, तो मतलब ये अंगूठा अंगूठा जो होगा ये ऐसे ऊपर की तरफ हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी एक रूल से आप समझ सकते हैं, स्क्रू रूल जो होता है जगह जगह काम आता रहता है, इसलिए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो भी और बी के परपेंडिकुलर स्क्रू को रखना है, भी से बी की तरफ घुमाना है, जिधर एडवांसमेंट होगा, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन हो जाएगा, चार्ज अगर निगेटिव है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको यही है कि अगर आपको क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वाला फोर फिंगर रखना है, और मोशन जिधर हो रहा है चार्ज पार्टिकल का वो मिडिल फिंगर बताएगा, तो फोर्स अपने आप कौन बता देगा, थंब, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, और या बाकी अपने का स्क्रू रूल भी है ही, तो डायरेक्शन के लिए तो आप इस तरह से आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका जैसे स्क्रू रूल को ही एक और नाम दे देता है राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल भी, उसमें भी वही बात होती है, उसमें क्या कहता है कि आपको भी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अगर भी से बी की तरफ घुमाना है, तो जैसे कि मान लीजिए भी हमारा ये हो गया था, आपकी तरफ आ रहा था इधर, बी हमारा इधर हो गया था, तो भी जो है वो इस तरफ हो गया था, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ हो गया था, तो भी से बी की तरफ हमको अपने राइट हैंड को कर्ल करना है, ऐसे करके देखिए, भी से, भी था आपकी तरफ, बी था इधर, तो इधर से इधर घुमाना है, ये हमने घुमाया, तो जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फोर्स बता देगा, भी से बी की तरफ, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स, तो अगर चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, और चार्ज पार्टिकल निगेटिव होता तो उल्टा चला जाता। तो ऐसे कर्ल भी कर सकते हैं, कहीं भी भी और बी आपको दो डायरेक्शन दिया हुआ है, तो भी से बी की तरफ राइट हैंड ले जाइए, स्क्रू को घुमाइए, अपना कर्ल को इस तरह से मोड़िए, स्क्रू को भी घुमाइएगा तो क्या होगा, ऐसे घुमाइएगा तो ऊपर ही तो आएगा, एडवांसमेंट भी से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो बेस्ट होता है आपका वही स्क्रू, उसी से भी काम चलाएंगे, ठीक है। बाकी एक चूंकि बोर्ड में ये रहता है तो यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो भी पढ़ा हमने अभी फोर्स के फॉर्मूले और डायरेक्शंस के आधार पर। देखिए पहला सवाल पढ़िए, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट मास, इसीलिए इसका यूनिट देखिए कूलम पर केजी, ठीक है। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है, दैट इज चार्ज पर यूनिट मास इज 0.2 कूलम पर केजी, मतलब Q/m आपको दे दिया। हैज वेलोसिटी 2i माइनस 3j मीटर पर सेकेंड एट सम इंस्टेंट इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है 5i प्लस 2j टेस्ला। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में आपको वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, सीधा सीधा एक्सेलरेशन पूछा। तो आपको जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं, भी दिया हुआ है आपको 2i माइनस 3j, और क्या दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कितना 5i प्लस 2j, और क्या दिया हुआ है, देखिए वहां पर चार्ज पर यूनिट मास, तो हम लोग Q/m ऐसा कर सकते हैं, एक काम करो स्मॉल q ही लिखो, ऐसे Q/m ये दिया हुआ है कितने का, 0.2 कूलम पर केजी ये, और हमसे एक्सेलरेशन मांगा, तो एक्सेलरेशन इज F/m, यही पढ़ा है हमने, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो आपका लग गया Q इंटू V क्रॉस B के हिसाब से, और बाकी m, तो आप देख सकते हैं Q/m हमको यहाँ से मिल गया, सो दिस इज 0.2, ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है कूलम पर केजी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी V और B, तो वो भी देखिए सब ऐसा यूनिट में ही है, मीटर पर सेकेंड इन टेस्ला, तो सब एज इट इज रख देना है। V हो गया आपका 2i माइनस 3j एंड क्रॉस 5i प्लस 2j के हिसाब से, डिवाइडेड बाय हो गया आपका क्या, m था तो m तो आपको पहले ही लिख दिया Q/m की वैल्यू, तो डिवाइड कुछ नहीं, बस सीधा सीधा इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा सॉल्व करने के लिए, i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j k होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स k, और j क्रॉस i जो होता है वो माइनस k होता है, तो माइनस माइनस प्लस 15k, ठीक है। और ये j क्रॉस j 0, तो यहाँ कितना हो गया 9k, और ये
0.2 इंटू 9 के डायरेक्शन बताएगा। सो 1.8 आपका आ जाएगा, ये एक्सेलेरेशन है इसलिए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, के का डायरेक्शन, के यूनिट वेक्टर। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ खास तो था नहीं। तो ऐसे ही आपको ये 2 सवाल और है, वो भी सिंपल है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और फिर दोनों को सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मिला लेंगे। तो आराम से पॉज करके आप अटेम्प्ट लीजिए। हो गया बच्चों, तो आइए मिलाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी आपको यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के केस में। तो चलिए उसी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए क्या सब दिया हुआ है। कहता है व्हेन ए प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया उसके पास, हैज वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी लिख दिया v2i + 3j इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F इक्वल टू इतना दिया हुआ है, लेकिन देखिए -k के डायरेक्शन में दिया हुआ है। सो -1.28 इंटू 10⁻13 के न्यूटन में है, कोई बात नहीं, SI में। व्हेन, अब आगे एक इंफॉर्मेशन है, कहता है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग z एक्सिस देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स अलोंग द x एक्सिस। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है और कहता है कि फोर्स जो है उस समय x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको बताना है क्या वैल्यू है। मतलब ये वाले इंफॉर्मेशन से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा, और जब डायरेक्शन आ जाएगा तो फिर आपका ये वाले जो इंफॉर्मेशन है इनसे आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, इस फार्मूले में रखते हुए, है ना। F बराबर Q इंटू V क्रॉस B का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो चलिए डायरेक्शन के लिए सबसे पहले तो आप इसको इंडिकेट करें। जैसे क्या दिया हुआ, हम लोग यहाँ पे देखिए 3 कलर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें ब्लैक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, याद रखिएगा। रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ये फोर्स लगेगा। और ब्लू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन का किधर वेलोसिटी है उसके लिए इंडिकेट करेंगे। तो ये पहले अच्छे से समझ लेंगे। तो ब्लैक स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, रेड स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स एंड ब्लू स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, कहता है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग द z एक्सिस देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड देखिए यहाँ बनाया हुआ है, एक्स वाई और जेड का डायरेक्शन इस तरह से बना दिया है यहाँ पे बोर्ड में। आप समझ सकते हैं कि ये तो एक्स ठीक है, वाई तो ठीक है, जेड जो होगा वो हमारा इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे करके आएगा, जिसको बोर्ड पे ऐसे दिखा दिया। चलिए तो वहां पे हम देखते हैं, कहता है वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, तो वेलोसिटी ब्लू कलर जेड एक्सिस में दिखा देना है। चलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है, जेड एक्सिस। उसके बाद कहता है कि फोर्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो फोर्स हमको रेड से दिखाना है, रेड हमारा एक्स एक्सिस, देख सकते हैं। ये दोनों बात सही हो गई, ठीक है। तो आपका हो गया भैया वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, ये रहा वेलोसिटी, और फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको डिसाइड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, तीनों हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ, और जो वेलोसिटी हुआ, और जो फील्ड हुआ, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनके परपेंडिकुलर या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे अपवार्ड हो, पॉजिटिव वाई में हो, या फिर डाउनवर्ड हो, इस तरह से निगेटिव वाई में हो, इसी दोनों में से कोई आएगा। क्लियर है। तो अब देखिए हमारा भी क्रॉस बी, तो आप एक बार मान लो ना, एक बार आप मान लो कि जैसे कि ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक। तो भी क्रॉस बी, स्क्रू को घुमाओ भी क्रॉस बी के हिसाब से हम इस तरह से घुमाएंगे। एडवांसमेंट किधर आ गया, मेरी तरफ आ गया, भी क्रॉस बी, ठीक, इधर आ गया, मतलब कि इधर आना चाहिए था लेकिन इधर आ रहा है, इसका मतलब हमने गलत मान लिया है। तो डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, है ना, निगेटिव ऑफ वाई में होगा। अब यहाँ निगेटिव ऑफ वाई में रख के और भी क्रॉस बी घुमा लो, भी क्रॉस बी ऐसे घुमाया, एडवांसमेंट उधर हो गया, देखिए मैच कर गया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे मैच कर गया। ठीक है, अगर आप ऐसे मानते हो तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन उससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव ऑफ वाई में होगा। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव ऑफ वाई में होगा, ये हमारा क्लियर हो गया। तो लेट बी इज मैग्नीट्यूड हमारा बी नॉट मान लीजिए, और इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ बी नॉट मैग्नीट्यूड हो गया जे यूनिट। हाँ जी बच्चों, तो आगे का काम तो बहुत आसान था, हमने कर लिया। F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, इसी फॉर्मूले में बिठा दीजिए। बी अब आपको माइनस ऑफ बी नॉट जे के फॉर्म में मिल चुका था, तो आप F दिया हुआ था, F आप रख दीजिए -1.28 10⁻13 के, और Q की वैल्यू जो थी, प्रोटॉन है तो जो भी प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 10⁻19 कूलम वो रख दीजिए। भी वेलोसिटी 2i + 3j इंटू 10⁻6 हमने देखिए रख दिया, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है बी, तो वही माइनस बी नॉट करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है।
ये जो है आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे सिंपल इंटू मत समझिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके चलिए, तो ये वाला तो ऐसे ही रह गया, ये भी ऐसे ही रह गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, कैसे सॉल्व किया हमने। जे जो है वो क्रॉस जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, जानते हैं आप, जे क्रॉस जे जीरो। सो इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसके साथ होगा, तो आई क्रॉस जे होता है के। ओके, आई क्रॉस जे इज के, और आई क्रॉस माइनस जे करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। आई क्रॉस जे इज के, तो फिर आई क्रॉस माइनस जे इज माइनस के। सो ये दोनों मिलकर के, ये वाला और ये वाला मिलकर के माइनस के आ जाएगा, और उसके बाद बी नॉट और इंटू टू, और ये 10⁻6, तो 2 बी नॉट इंटू 10⁻6 रह गया, डायरेक्शन हो गया माइनस के। ओके, जे वाले के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, वो लिखना ही नहीं है, तो बस ये वाला ऐसे सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए इधर भी माइनस के है, और ये माइनस इस के साथ ये भी माइनस के हो जाएगा, तो खत्म हो गया। और उसके बाद बी नॉट आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा कि दिस क्वांटिटी 1.28 इंटू 10⁻13 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6 10⁻19 इंटू 10⁻6, तो ये सब हमने यहाँ पे ले आया। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये वाला इसके साथ 10 की पावर खत्म हो जाएंगे, ये दोनों इसके साथ -13, फिर -13 कैंसिल आउट, और फिर ये दोनों बच गया इसके साथ। ठीक है, तो इसे भी आप जब करेंगे तो 0.4 आराम से आपको दिख जाएगा, तो 0.4 टेस्ला हो गया। डायरेक्शन हमने पहले ही निकाल रखा था माइनस जे, तो यहाँ पर लिखना है माइनस जे का डायरेक्शन। ठीक है, तो -0.4 जे टेस्ला, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब ऐसे ही लास्ट सवाल एक छोटा सा है, इसको भी आप ट्राई कर लीजिए। क्या है, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन लाइक 3i + 4j इंटू 10⁻² टेस्ला, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, द एक्सीलरेशन गिवन है xi + 2j। तो यहाँ पर आपको ये x जो है वो फाइंड करना है, तो एक बार आप ट्राई करें फिर हम बताते हैं। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसमें अगर डायरेक्ट आप फार्मूला से बनाने के लिए सोचिएगा तो शायद आपको दिक्कत हो, चुकी आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा दिया हुआ नहीं है ना, इनसफिशियंट है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, बी इज गिवन एज 3i + 4j इंटू 10⁻² टेस्ला। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर कहता है इसमें एक्सीलरेशन जो है पार्टिकल का फाइंड हुआ है वो कितना, तो xi + 2j। यहाँ बिल्कुल भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि पार्टिकल पर चार्ज जो है वो किस तरह का चार्ज है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये सब भी, मास क्या है, ये सब कुछ भी पता नहीं। तो आपको लगेगा शायद इनसफिशियंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ x की वैल्यू पूछी जा रही है ना। तो क्या होता है कि एज वी नो दैट, समझिएगा थोड़ा, Fm जो है दिस इज Q इंटू V क्रॉस B, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, Fm जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू V एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो। क्रॉस प्रोडक्ट का ही नियम होता है, अगर A क्रॉस B है तो फिर वो जो भी वैल्यू आ रही है ना, तो वो ये जो वैल्यू आएगी वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस फॉर्मूले से आप कह सकते हो Fm इज परपेंडिकुलर टू V एंड Fm इज परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ना फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, जैसे कि ये आपका ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये था, वेलोसिटी ये थी, और आपका जो फोर्स था वो इधर था। तो क्या देख रहा है, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम फोर्स को देखें तो दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के भी और वेलोसिटी के भी, दोनों के ये परपेंडिकुलर चलता है। तो Fm इज परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो, है ना। तो ये बातें हो जाती है, और कह सकते हो परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो, ये भी बात। तो जब इस तरह की बात होती है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं हम लोग कि ऐसे केसेस में जो है भी और बी को भी देखो तो वो भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर ही होता है ना। भी और बी वो भी आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे, वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होता है, तो एक्सीलरेशन का भी हम लोग क्या लिखते हैं, वही डायरेक्शन लिखते हैं, उसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल चलेगा। तो चूंकि Fm इज परपेंडिकुलर टू B, एंड आप ऐसा भी कहेंगे यहाँ पे कि V इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो। ठीक है, तीनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो उस हिसाब से हम यही कहेंगे V इज परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो यहाँ पे। ठीक, तो अगर इस तरह से हम लोग ये सब चीज को यहाँ पे उठाते हैं
तो ये हालांकि कंडीशंस नहीं भी दिया जा सकता है, इसको यहाँ लिखना सही भी नहीं होगा, हमेशा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि जब वेलोसिटी जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम नहीं भी दे सकते हैं तो भी फोर्स आएगा, है ना, और वो भी इसी फॉर्मूले से आएगा, इसलिए वो कहना तो गलत हो गया। भी और बी जरूरी नहीं है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये अलग बात है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं तब आप फ्लेमिंग का रूल जो है ये इस्तेमाल करके एफ को निकाल लेते हो, ये अलग चीज है। खैर हम इसी से मतलब रखेंगे। अब देखो साधारण सी बात है, फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मैकेनिक्स से हम जानते हैं चूंकि एफ एम हैज सेम डायरेक्शन एज एक्सीलरेशन, या फिर यही कहिए कि एक्सीलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो एफ का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ए बराबर क्या होता है एफ बाय एम, ठीक है। तो जो भी एम का तो अपना कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो जो भी एफ का डायरेक्शन होगा वही ए का डायरेक्शन होगा, और आपका एफ जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी, तो हमको यहाँ पे यही वाला इंफॉर्मेशन काम आ जाएगा, चूंकि एफ इज परपेंडिकुलर टू बी इसलिए एक्सीलरेशन भी जो होगा वो भी परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा। हेंस आप कह सकते हो एक्सीलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आल्सो, ठीक। और जब ऐसा है दोनों परपेंडिकुलर है तो हम क्या कहेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, यही ट्रिक इस्तेमाल करना था। फिर से सुन लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, और फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्स जो है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा है तो इस वजह से हम यही कहेंगे एक्सीलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ए डॉट बी जीरो, तो ए डॉट बी, तो ए हमको दिया हुआ है xi प्लस 2j डॉट बी दिया हुआ है 3i प्लस 4j इंटू 10⁻² इज 0। तो ये 10⁻² का तो कोई काम नहीं, ऐसे ही खत्म कर दीजिए। i डॉट आई 3x हो गया, i डॉट जे 0 छोड़ दीजिए, 2i j डॉट आई वो भी 0 होगा, छोड़ दीजिए। अब j डॉट जे ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 4 तो 8, ठीक है, इक्वल टू 0। सो x इज -8/3, तो आपको यही x लाना था, तो वो x वहाँ माइनस हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपका -8/3 जो होगा वो इस केस में आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। चलिए अब डायरेक्शंस में इतना बताने के बाद भी ये सब बेसिक चीज़ें थी, कभी कभी देखा जाता है बच्चों को अभी भी डायरेक्शंस में प्रॉब्लम आती है, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझने के लिए थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स अब आप देख लिए। तो स्क्रू रूल तो है ही, बी से बी की तरफ आपको स्क्रू घुमाना है, एफ एम जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो बी और बी के को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू को रखना है और बी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाना है। जो एडवांसमेंट आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वही डायरेक्शन हो जाएगा, निगेटिव चार्ज है तो जो एडवांसमेंट आया उसके उल्टा वो आपका डायरेक्शन बन जाएगा, इतनी सी बात ही है। और अब इसके कुछ स्पेसिफिक केस को हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग क्रॉस फील्ड या डॉट फील्ड में बात करते हैं और फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो उसको एक ट्रिक के रूप में आराम से जल्दी से देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए अब क्या सीखने जा रहे हैं, अबाउट डायरेक्शन ऑफ एफएम इन क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार आपको इस तरह के केसेस आएंगे, तो उसको हम लोग एक बार अच्छे से अलग से देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग पूरे प्लेन में क्रॉस फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इनटू द प्लेन जा रही है, इस तरह से, है ना, ऐसे करके इसमें जा रही है बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनटू द प्लेन जा रही है। और अब आपने क्या किया, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो कर दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने थ्रो कर दिया, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव है तो रेड से दिखा रहे हैं, और इसको आपने इस तरह से थ्रो कर दिया ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस तरह से कुछ भी वेलोसिटी दिया आपने और ये आपने इस तरह से थ्रो कर दिया। तो यहाँ हम देखना चाहते हैं कि फिर इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है। ओके, तो देखिए दो इन्फॉर्मेशन है, भी है और बी है। भी आपका इनसाइड हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड, बोला था मैग्नेटिक फील्ड को ब्लैक से दिखाएंगे, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इनसाइड हो गया इनटू द प्लेन, ऐसे करके जा रहा है, तो ये हमने देखिए ये वाला डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ दिखाया, और भी हमने किधर किया, भी वेलोसिटी, ये देखिए कहा था ब्लू से दिखाएंगे, ये रहा ऐसा रहा। और अब हमारा फोर्स निकालना है,
तो चूंकि पॉजिटिव ही है तो भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे या फिर हथेली को ही मोड़ लीजिए, कर्ल आराम से भी से बी के मुड़ गया ऊपर की ओर, और स्क्रू भी घुमाइएगा तो एडवांसमेंट ऊपर ही आएगा। मतलब किधर लग गया, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया। सिंपल है ये बात। तो चलिए फोर्स को हमने दिखा दिया यहाँ पे ऐसे, एफ एम लग गया। तो हम क्या देखते हैं कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको क्रॉस फील्ड में अगर आपने मूवमेंट कराया तो फोर्स किधर लग गया, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आप अगर ऐसे चल रहे हो, ऐसे आप चल रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा ना। आप ऐसे चल रहे हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप चलो, आपका लेफ्ट हो गया ना ऊपर। ठीक, चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे फिर से आप देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इसको आपने ऐसे वेलोसिटी दे दिया ऊपर की तरफ। ठीक, यहां पर क्या होगा, तो फिर से देखिए, जैसे कि ये हो गया आपका क्रॉस अंदर की तरफ हो गया, और आपने दिया वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गया। अब फोर्स या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, तो भी से बी की तरफ, ठीक है, ब्लू से ब्लैक की तरफ घुमाता है, राइट हैंड से ऐसे घुमाया, अंगूठा इधर आ गया। ठीक, ऐसे भी एडवांसमेंट लिया तो इधर ही आएगा ना, तो इस तरफ आ गया। ठीक, तो आपका आ गया फोर्स, फोर्स आ गया, देखिए। तो फिर वही बात हो गई, आप अगर पॉजिटिव चार्ज को क्रॉस फील्ड में थ्रो करोगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप चलोगे, तो फोर्स किधर लग रहा है, बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड। क्लियर, यहाँ भी देखिए बाएं हाथ की तरफ। तो क्या करना है, वेलोसिटी से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। वेलोसिटी से 90 डिग्री क्या कहा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, वही होता है लेफ्ट। लग गया। अब यही चीज अगर मैं अब यहाँ पे दिखा दूं आपको ऐसे, ठीक है, और इधर आ गया, ऊपर से नीचे आ रहा है कोई पॉजिटिव चार्ज भी वेलोसिटी से। क्या कहा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाना है, वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही जाएंगे ना, घूम जाइए, हो गया, एफ एम आ गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वेलोसिटी से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 90 डिग्री डायरेक्शन आ जाएगा एफ एम का। क्लियर है ये बात। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर निगेटिव चार्ज हो जाता तो क्या हो जाता, राइट साइड में आ जाता। समझ गए बात को। अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज होता, क्रॉस फील्ड होता, तो अभी क्या हो जाता, नीचे आ जाता। तो इसी सब बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, क्रॉस फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, शॉर्ट में ऐसा लिख दिया। पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने थ्रो किया है क्रॉस फील्ड में, तो उस ओर मूव करने पर जो फोर्स हमारा है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज का नेचर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गया एफएम का डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए, अब इसी में कहीं भी एक चीज को आप पलट दीजिए। जैसे आप कहेंगे निगेटिव चार्ज हो जाए, तो किसी एक को पलट दिया, तो अब इन दोनों में से कोई भी एक पलटेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्रॉस फील्ड में ही काम कर रहे हो, क्रॉस फील्ड में ही काम कर रहे हो, अभी आपको बताया ना कि अगर ये निगेटिव होता, आप क्रॉस फील्ड में ही आप काम कर रहे हो, तो क्या होता, फोर्स पलट के नीचे आ जाता, मतलब राइट हैंड साइड में लग जाता। तो यहां पर ये पलट गया, राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो एक ही बार पलटना है। देखिए जैसे यहां आपने पलटा, तो ये अब इन दोनों में से कहीं एक ही बार पलटना है, तो इसको नहीं पलटा तो वो पलट जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखो, आराम से देखो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, कोई भी मान लो जैसे डॉट फील्ड, डॉट फील्ड मतलब परपेंडिकुलरली फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या किया आपने, पॉजिटिव चार्ज सेम रखा, क्रॉस को आपने डॉट किया, यहां पे आपने एक बार बदला, तो अब आपको यहां भी एक बार बदलना होगा। देखिए ये सेम रह गया, ये बदल गया, तो एक बार और बदलना होगा, तो लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट हैंड साइड लगेगा। इससे भी मैच कर सकते हैं। देखिए आपने निगेटिव को पॉजिटिव किया, एक बार बदल दिया, क्रॉस को डॉट किया, दो बार बदल दिया, तो अब नहीं बदलेगा, राइट का राइट रह गया। क्लियर। और इसको ऐसे भी समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज था, डॉट फील्ड है, तो चलिए डॉट फील्ड मतलब आपकी तरफ आ गया, फील्ड फील्ड आ गया देखिए आपकी तरफ, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन मान लो हमने ले लिया, चलो इधर ले लिया, ठीक, तो भी क्रॉस बी, तो भी क्रॉस बी हमने घुमाया, एडवांसमेंट किधर होगा, उधर होगा। तो देखिए ये हो गया। तो आप
ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन था, इसके क्या लगा, राइट साइड में लग गया, राइट साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में फोर्स लगा, राइट हैंड, इसके राइट हैंड में। ठीक है, तो एकदम आप कोई भी एक याद रखो, पॉजिटिव चार्ज क्रॉस फील्ड लेफ्ट हैंड साइड, तो उससे मिलता जुलता फिर कोई भी कंडीशन आएगा तो आप निकाल सकते हो। उसी तरह से हम मान लो एक और कंडीशन यहाँ ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज और डॉट फील्ड। बताइए क्या भरना होगा, तो किसी से भी मैच कर लो, इससे भी मैच कर सकते हैं, इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, किससे भी निकाल सकते हो। चलो मैं तुम्हारे लिए इसी से निकाल देता हूँ। एक बार बदला, नहीं बदला, अब बदल दोगे, ठीक है, मतलब 2 बार बदलना है। एक बार बदला, यहाँ नहीं बदला तो यहाँ पे बदलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को लग जाएगा। इससे भी मैच करा देता हूँ, देखो निगेटिव निगेटिव नहीं बदला, बाकी दोनों में फिर बदल जाएगा, क्रॉस को डॉट किया तो राइट को लेफ्ट कर दो, क्लियर। इसे भी मिला देते हैं, देखो बदल दिए एक बार, यहां भी बदल दिए तो अब नहीं बदलेगा, लेफ्ट से लेफ्ट, क्लियर है। तो कोई भी एक आप याद रखिएगा ना, पॉजिटिव चार्ज क्रॉस फील्ड लेफ्ट हैंड साइड, तो उससे फिर आप कोई भी कंडीशन हो उसमें किधर लगेगा फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक याद रखेंगे, क्रॉस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में चलने पर फोर्स लेफ्ट साइड लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे तो बाकी सब निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, क्रॉस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मूव करने पर, ठीक है, फोर्स लेफ्ट हैंड साइड को लगता है, क्लियर है। और लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब वेलोसिटी से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है, इसी का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बोलेंगे तो वेलोसिटी से क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करना होगा। तो क्लियर है, इसको आप एज ए ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आपका FMQ भी क्रॉस भी तो है ही, भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाओ, जिधर भी एडवांसमेंट आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वही डायरेक्शन, नेगेटिव है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। तो यहाँ तक जो है हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो किसी चार्ज पार्टिकल को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट में आया है तो उसके पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है और फिर इनके बीच में जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो उस फोर्स का डायरेक्शन आपने देख लिया, बाकी ये सारी चीज़ें भी आपने देखी। अब इसी पर थोड़ा सा एनालिसिस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे रहते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।